हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेटर। आज हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल और यह स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रोबेबिलिटी का पोर्शन शुरू होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है 10, उसके बाद MGF, CGF एंड अदर चीजें आती है जो भी हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू देखा था जिसमें स्टेट्स में क्या क्या टॉपिक्स लेने वाले हैं वो सारी चीजें उसमें हमने देखी थी। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या होता है। इससे पहले वीडियो में मैंने आइडिया दिया था आपको कि दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक था डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल और एक था कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये वाला जो लेक्चर है इसके अंदर हम कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल क्या होता है और क्या क्या उसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज होती है। रैंडम वेरिएबल होता क्या है स्टूडेंट्स? रैंडम वेरिएबल इज अ रियल valued function which assign a real number to each sample point in the simple space। फिर एक बार देख लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन which assign a real number to each sample point। मतलब सैंपल स्पेस को रियल नंबर से करेक्ट करना है, इट्स कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, राइट। और ये हम 12th क्लास में पढ़ते थे। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, टॉसिंग अ फेयर कॉइन ट्वाइस 10 सैंपल स्पेस। स्टूडेंट्स इसका सैंपल स्पेस क्या होता है? अगर कॉइन को हम 3 बार उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो चलिए 3 बार उछालते हैं। तो सबसे पहला आएगा हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, देन टेल हेड टेल, देन टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो ये क्या हुआ? हमारा सैंपल स्पेस हुआ। अगर हम उसमें आगे बात करें तो XS1 कितने बार नंबर ऑफ हेड आ रहा है? तो 3 बार आ रहा है, यानी कि 3। फिर हम आगे बात करें कि XS2 है, लाइक ये वाला, कितनी बार नंबर ऑफ हेड आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसलिए इज इक्वल टू XS3। उसके बाद इसमें भी 2 बार हेड आ रहा है, इसलिए इज इक्वल टू XS4, जिसमें 2 बार नंबर ऑफ हेड आ रहा है। अब मैं बात करूं नंबर ऑफ हेड 1 बार आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? तो ये एक है, ये क्या है? तो क्या S5, यानी कि XS5। और है जी है ये वाला, यानी कि XS6, जिसमें भी नंबर ऑफ हेड 1 बार आ रहा है। और XS7 जिसमें भी नंबर ऑफ हेड 1 बार आ रहा। कितनी बार आ रहा है? तो 1 बार आ रहा। देन हम बात करें कि जो 8 वाला सैंपल स्पेस है उसमें, यानी कि XS8 है, उसमें नंबर ऑफ हेड कितनी बार आ रहा है? तो 0 बार आ रहा है, एक भी बार नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया कि जो सैंपल स्पेस के जो पॉइंट थे उसको हमने रियल नंबर से करेक्ट कर दिया। क्या किया? रियल नंबर से करेक्ट किया। दैट इज कॉल्ड रियल रैंडम वेरिएबल होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अ रैंडम वेरिएबल व्हिच टेक्स फाइनाइट और नॉन काउंटेबल नंबर्स ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और मैं आपको शुद्ध भाषा में ये कहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूं कि X डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड को। तो नंबर ऑफ हेड कितनी बार आ रहा है स्टूडेंट्स मेरे पास? तो आगे हमने देखा कि 3 बार आता है, 2 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है और 0 बार आ रहा है। तो 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार आ रहा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूं कि 1.5 बार हेड आ रहा है, या फिर 2.2 टाइम्स हेड आ रहा है, या फिर 2.4 टाइम्स हेड आ रहा है, तो वो उसमें नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल। हर पॉइंट कवर करे, वो क्या होता है? वो होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इसमें हर पॉइंट कवर नहीं होगा, जिसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर ऑफ हेड obtained when 2 coin are tossed, ये पहला एग्जांपल हो गया। या फिर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन अ लॉट, तो कोई भी अगर लॉट है उसके अंदर डिफेक्टिव आइटम निकलती है, या फिर वो डिफेक्टिव 1 होगा, या फिर वो 2 होगा, या फिर वो 3 होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 0.5 डिफेक्टिव है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल में आता है। अब आपके पास यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आती है, वो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर मैं आपको समझाने की वो कोशिश करूं तो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो आपने ये समझाया कि आपने क्या किया कि इसको इसके साथ कनेक्ट किया। अब क्या करें?
कि जो पॉइंट है आपके पास, लाइक यहाँ पे S2 है, XS3 है, लाइक X S2 को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिखना, इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो लाइक यहाँ पर नंबर ऑफ हेड 0 बार आता है, 1 बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, वो हमने आगे देखा था। तो उसमें प्रोबेबिलिटी को साथ में लिख दो। सो 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार है, तो उसका एक ही केस है, 1 टाइम ही वैसा होता है। और टोटल पॉइंट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पॉइंट्स 8 है। 8 में से 1 बार ही ऐसा होता है कि 0 बार हेड आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 में से 1 टाइम्स ही ऐसा होता है कि 0 बार हेड आता है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। अब 1 बार को देखते हैं, 1 बार हेड आता है वो कितनी बार ऐसा होता है, 1 2 और 3 कंडीशन में ऐसा होता है कि जिसमें 1 टाइम्स ही हेड आता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे कि 8 में से 3 टाइम्स वैसा होता है, यानी कि 3/8। अब 2 बार हेड आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो 1 2 और 3 कंडीशंस में वैसा होता है कि जिसमें 2 बार हेड आता है। तो कुल नंबर ऑफ कंडीशन 8 है, उसमें से 3 कंडीशन में वैसा होता है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई। अब 3 बार नंबर ऑफ हेड आता है, उसकी कंडीशन देख लेते हैं। तो 1 टाइम्स ऐसा होता है कि जिसमें 3 टाइम्स नंबर ऑफ हेड आता है, यानी कि 1/8 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इससे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कुल मिला के रैंडम वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिखना है, इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक एग्जांपल उसका हम देख लेते हैं। 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्स्ड विथ 16 गुड ऑरेंजेस, यानी कि 16 गुड ऑरेंजेस है, उसमें हमारा 4 बैड ऑरेंजेस मिक्स हो गया, यानी कि फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, यानी कि खराब ऑरेंज है, जो बैड ऑरेंज है, उसकी नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं X है नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, तो हमारे पास टोटल 16 ऑरेंजेस है, यानी कि 16 गुड ऑरेंजेस है, और उसमें 4 बैड ऑरेंजेस मिक्स हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी में 0 बैड ऑरेंजेस निकले, या फिर 1 बैड ऑरेंजेस निकले, या फिर 2 बैड ऑरेंजेस निकले, या फिर 3 निकले, या फिर 4 निकले। सो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी, और एक चीज यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कि ड्रॉन ऑफ 2 ऑरेंजेस, यानी कि एक साथ एक ही बार में हम 2 ऑरेंजेस उठाएंगे, उसमें से कितनी बार बैड निकलेगा और कितनी बार गुड निकलेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले 0 बैड निकले, यानी कि टोटल गुड कितना है, 16 है, यानी कि 16 में से कोई एक आया है, यानी कि 16C2 अपॉन टोटल कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, तो क्या 16 + 4 यानी कि 20 टोटल ऑरेंजेस है, यानी कि अपॉन 20C2। इस तरीके से हम लिख सकते। अगर 1 बैड निकले, तो अगर 1 बैड निकले इसका मतलब क्या होगा, 2 निकल रहे हैं, इसमें से 1 क्या निकलेगा, गुड निकलेगा। 1 गुड निकलेगा, उसका हम लिख देंगे 16C2, सॉरी C1 लिख देंगे 16C1, एंड एक बैड निकलेगा, यानी कि C1 4C1 अपॉन 20C2, यानी कि एक बैड निकलेगा, सॉरी एक बैड निकला है, यानी कि 16 एक गुड निकलेगा, एक बैड निकलेगा, तो ये 16 में से एक गुड होगा, यानी कि 16C1, और दूसरा है ये 4 में से कोई एक निकलेगा, यानी कि 4C1, और टोटल है 20, दोनों को मिला के यानी कि C2, और 2 निकल रहे हैं, दोनों के दोनों क्या निकले, बैड निकल रहे हैं। तो कि बैड कितना है, टोटल 4 है, यानी कि 4, और दोनों के दोनों निकल रहे हैं, इसलिए हम C2 लिख देंगे, और टोटल दोनों को मिलाकर कितना है, 20C2। पर अब देखो 3 बैड निकले, पर भैया हम तो 2 ही उठा रहे हैं, तो उसमें से 3 तो बैड निकल नहीं सकता, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, यानी कि वो कोई कंडीशन ही नहीं है, हम तो 2 उठा रहे हैं, इसमें से 3 बैड निकले या फिर 4 बैड निकले, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, यानी कि यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है। किसी लोगों को डाउट होगा कि यह C2 और C1 क्या है। 2 मतलब दोनों का दोनों, यानी कि इसमें 0 बैड निकल रहा है, यानी कि सारे के सारे गुड निकल रहा है, तो गुड कितने हैं, 16, यानी कि 16, और कितने गुड निकल रहे हैं, दोनों, यानी कि C2 दोनों, એટલે કે यानी कि 2,
इसमें से एक गुड और एक बैड निकल रहा है, तो गुड कितने हैं टोटल 16 और एक निकल रहा है यानी कि C1, और 4 बैड है उसमें से एक निकल रहा है यानी कि 4 और एक ही बैड निकल रहा है यानी कि C1। दोनों के दोनों बैड निकल रहे हैं यानी कि दोनों है, इसलिए इधर 2 लिखा है C के पास में, और टोटल बैड कितने हैं 4 है, तो 4C2 ये 4 में से ही दोनों आएंगे। टोटल कितने हैं दोनों को मिला के 20 और दोनों को मिला के है, इसलिए C2 और ऐसे कैसे से नहीं होगा कि जिसमें 3 बेड निकले और 4 बेड निकले, इसलिए यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी हमने 0 लिखी है। अब स्टूडेंट्स बात आती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो सबसे पहले मैं उसकी आपको डेफिनेशन समझाता हूँ और उसके बाद हम क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि PMF क्या होता है, और ये मैं उसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसको हम शॉर्ट में PMF बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया था वही PMF होता है। चलिए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो लेट X बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यानी कि DRV such that P of X is equal to X is equal to PI, then PI is said to be a probability mass function यानी कि PMF if it satisfies following condition। then इसकी कंडीशन होती है, 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन PI ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि ये 0 या फिर 0 से बड़ा होता है, और दूसरा एप्सिलॉन PI इज इक्वल टू 1 यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी है ये 0 या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए, और इसका सम प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। लाइक हम एग्जांपल की बात करें, एक कॉइन को हमने 3 बार अगर टॉस किया है, हमने ये एग्जांपल आगे भी देखा है, तो उसका रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो या फिर 0 ऐड आता है, या फिर नंबर ऑफ ऐड 1 बार आता है, या फिर नंबर ऑफ ऐड 2 बार आता है, या फिर नंबर ऑफ ऐड 3 बार आता है। ये चीज हमने आगे भी देखी है। तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो या 0 होती है या फिर 0 से बड़ी होती है। तो इसमें सारी की सारी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है। इसमें 0 बार ऐड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, 1 बार ऐड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, 2 बार ऐड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, और 3 बार ऐड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। अगर मैं इन सब का एडिशन करूं यानी कि प्लस करूं, यानी कि सारे के सारे का ऐड करूं इधर में, तो उसका सम हर हमेश 1 ही होगा। यानी कि सारी कंडीशन में सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही आएगा। हमने दूसरा एग्जांपल लिखा था, इसमें भी सारी प्रोबेबिलिटी का अगर सम किया जाए तो उसका सम 1 ही आता है। सो ये दोनों कंडीशन को वो एग्जांपल था वो सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि PMF। अब यहाँ पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, इसी को हम कम्युनिटी फॉर्म में लिख देंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाएगा। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। लेट X बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन each डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन एज fx इज इक्वल टू p। उसको हम वैसे भी लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू समेशन pi इज इक्वल टू p, और x लेस देन इक्वल टू x है। थोड़ी सी चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे fx, यहाँ पर हम वैसे लिखेंगे x 0 या फिर 0 से बड़ा, 0 और 0 से छोटा, क्योंकि लेस देन है इधर। तो सपोज हम वैल्यू लिख लेते हैं 1/8। सपोज एक वैल्यू लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू 1, 1 और 1 से छोटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4/8। ये कहाँ से मैंने वैल्यू निकाली है, ये 1/8 4/8, तो क्या हमने ये चीज देखी थी, इसमें से ये 1/8 है। इस दोनों का समीशन कर देते हैं तो 3 + 1 हो जाता है 4, यानी कि ये 4/8 है। और लिख लेते हैं नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 2 यानी कि 2 और 2 से छोटा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, क्या आएगा 1/8 3/8 और 3/8, तो 3 + 3 6 + 1 7/8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर 7/8। चलिए और लिख लेते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इन सब को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो मैंने कहा था कि सारी प्रोबेबिलिटी का समीशन होता है 1। चलिए देख लेते हैं, 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8, यानी कि 8/8 यानी कि 1, तो वो आ जाएगा 1। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर बताया है
कि सैंपल स्पेस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। देन उसके बाद मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, और ये सब कनेक्टेड है। लास्ट एक एग्जांपल लूंगा जिससे आप इन सारे टॉपिक कैसे कनेक्टेड है वो आप समझ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आ गया है लास्ट एग्जांपल। हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसके लिए ही ये एग्जांपल है। और रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन वैल्यू ऑफ दिस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 5, देन यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, देन इफ probability of x less than equal to c greater than 1 by 2, find the minimum value of c, then find probability of 1.5 less than x less than 4.5 upon x greater than 2। लाइक ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। वी नो दैट इफ px इज pmf यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हाँ जी ये मास फंक्शन होगा, देन एप्सिलॉन p ऑफ x इज इक्वल टू 1। क्यों? प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर ही होती है, हमने आगे देखा था। इन सबको ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू 1 के बराबर लाने के लिए हमें इनका समीशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले के स्क्वायर देख लेते हैं, के स्क्वायर और के स्क्वायर 7, 8, 9 और ये 10, तो कितना हो रहा है यहाँ पर 10 के स्क्वायर। अब के को देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये एक यानी कि 9 प्लस 9 के, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो कि 1 के बराबर होगी। सो यहाँ पे 10 के स्क्वायर प्लस 9 के, 1 को हम इस तरफ ले आते हैं यानी कि -1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा यहाँ पर 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 9 के को हमने 10 के माइनस के कर दिया। फिर आ जाएगा के प्लस 1, 10 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि के इज इक्वल टू -1 एंड के इज इक्वल टू 1/10। बट -1 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, 0 और 1 के बीच में होती है। 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, बट 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। सो ये 1/10 हुआ। इसको हम वापस से लिख देते हैं स्टूडेंट, x px 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड देन 7। वैल्यू ये वाली ही लिख देंगे। के की जगह हम 1/10 यानी कि 0.1 यानी कि 0.1 के की वैल्यू रखे, तो 0 इधर आ जाएगी 0.1, तो लिख लेते हैं 0 0.1, यहाँ पर 0.1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0.2 यहाँ, और यहाँ 0.2, देन यहाँ पर आएगा 0.3 0.3, उसके बाद 0.01 0.02, इधर के स्क्वायर है, इधर 2 के स्क्वायर है, और इधर रखेंगे तो आएगा 0.17। सो ये आ गई हमारी वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट पर उसका आंसर देखते हैं, क्या है px लेस देन 6, px लेस देन 6, लेस देन 6 का मतलब यहाँ पर कितना होता है स्टूडेंट्स, यानी कि 6 से छोटा। वो 6 से छोटा क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी आएगी, 6 और 6 से बड़े अंक नहीं आएंगे। और इन सारे को जोड़ दीजिए, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन सारे का समीशन हो जाएगा 1, वो तो हमें पता है। तो 1 माइनस p x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, हम वैसे भी उसको लिख सकते हैं। तो चलिए 1 माइनस p x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यानी कि 6 और 6 से छोटा, और ये चीज क्या हो जाएगी? 6 और 6 से बड़ी चीज ये क्या हो जाएगी? यानी कि 6 और ये 7, यानी कि इन दोनों का समीशन 1 में से हम माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.02 प्लस 0.17 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.19 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा 0.81। इसकी एक और वैल्यू यहाँ पर पूछी है कि p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यानी कि बड़ा कितना आएगा, तो लिख लेते हैं p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 से बड़ा कौन है, यानी कि ये 6 और 7, यानी कि p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 इज इक्वल टू 0.02 प्लस 0.17 इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा 0.19। और एक और चीज यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 0 लेस देन 5 लेस देन
सॉरी 0 लेस देन x लेस देन 5, p ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 5। तो 0 से बड़ा कितना है, तो p ऑफ 1 x 0 से बड़ा है, p ऑफ 2, p ऑफ 3, देन p ऑफ 4। यानी कि 0 से बड़ा, यानी कि 0 नहीं आएगा, 1 से शुरू होगा, 1 2 3, और 5 से छोटा, इसलिए 1 2 3 4 5 भी नहीं आएगा, इतनी प्रोबेबिलिटी आएगी। इसलिए इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, फैमिलिटी होता है स्टूडेंट्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी कि 0। एक्स लेस देन 1, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.1। फिर लेस देन 2 देखेंगे, सो इन तीनों को जोड़ देंगे, 0.2 प्लस 0.1 यानी कि 0.3, सो 0.3। एंड लेस देन इक्वल टू 3 करेंगे तो 3 पे कितना आएगा, इधर तक का समीशन आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 0.5। देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ तक का समीशन आ जाएगा ये 0.5 प्लस 0.3 यानी कि 0.8। एक्स लेस देन इक्वल टू 5 करेंगे तो आ जाएगा 0.81। देन इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू 6 करेंगे तो ये आएगा 0.83। एंड लेस देन इक्वल टू 7 करेंगे, सो 7 में सारे चीजों का एडिशन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि सारे चीजों का प्लस कितना होता है, 1 होता है, तो वो आ जाएगा 1। सो इस तरीके से हम लिखते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देन यहाँ पर एक और चीज पूछ रहे हैं, यानी कि फोर्थ का हम आंसर देंगे कि आपको पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी वैल्यू देखेंगे कि p एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, इज इक्वल टू 0। नाउ पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 0.1 के बराबर इधर है। इस तरीके से पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 0.3। पी एक्स लेस देन इक्वल टू 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 0.5 के बराबर है। देन पी एक्स लेस देन इक्वल टू 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 0.8। ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2 से यह बड़ा हो गया, 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि c की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो क्या ये 4वें नंबर पे, 4वें यानी कि चौथे नंबर पे 1/2 से बड़ी नंबर आता है, यानी कि c इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये 0.1 क्या है, 1/2 से बड़ा है, और ये चौथे क्रम में आता है, इसलिए 4। और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा 5वां क्वेश्चन, और आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालो। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, पी ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। इसकी वैल्यू देखो तो यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 4.5 है, यानी कि पी ऑफ 1.5 से 4.5 तक अपॉन नीचे कितना आ रहा, x ग्रेटर देन 2, यानी कि x ग्रेटर देन 2। देन p 1.5 से 4.5 इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन 2 करेंगे अपॉन x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 2 किधर से आया, इधर से, p ऑफ b इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 2 को मैंने मान लिया। अब देखो यहाँ पे 1.5 से लेके 4.5 से छोटा क्या होता है, बीच में क्या वैल्यू होती है, एक 2 होती है, एक 3 होती है, एक 4 होती है। देन 2 से बड़ा क्या होता है, 3 4 5 6 और 7 होता है। डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। इन दोनों में जो कॉमन है तो वो कितना है, 3 4 दोनों में कॉमन है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे क्या होगी, P3 प्लस P4 और 1 माइनस 2 से छोटा क्या होगा, P0 प्लस P1 प्लस P2, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, यानी कि हम 2 भी लिख सकते हैं। सो P3 प्लस P4, सो 3 और 4 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, यह हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3, 1 माइनस 0 की वैल्यू 0 है, P ऑफ 1 की वैल्यू 0.1 और 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.2, देन आ जाएगा 0.5 अपॉन 2 प्लस 1 3 में से 1 गया, 0.3 में 1 में से 0.3 गया, तो हो जाएगा 0.7, दैट इज इक्वल टू 5/7। तो यह आ गया हमारा खूबसूरत सा आंसर। तो इस तरीके से आप ये पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं
जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल में और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम इवेंट के डिस्ट्रिक्ट में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। उसके बाद मैं स्टूडेंट आपको सिखाऊंगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता क्या है और क्या डेंसिटी फंक्शन होता है, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू निकाल कर उसे रिलेटेड में मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगा। उसके बाद हम मोमेंट्स वगैरह वगैरह की बात करेंगे, MGF की बात करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर यह वीडियो एंड होता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स।